तो इस चीज़ को यकीन में रखते हुए और इस चीज़ का ध्यान रखें। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। एम्स में दिल्ली पुलिस के साथ किसने प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया है? उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। अब ध्यान देंगे कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। यहाँ बात आई है एम्स की, तो एम्स को हम लिखते हैं AIIMS, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, या फिर हिंदी में कहें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। ध्यान देंगे आप अगले दूसरे प्रश्न की तरफ। आजादपट्टनम जल विद्युत परियोजना हेतु किनके बीच समझौता हुआ है? उत्तर है पाकिस्तान एवं चीन। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि पाकिस्तान एवं चीन से संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है कि पाकिस्तान से हमारे देश के राज्य की कौन कौन सी सीमा लगती है। जैसे ऊपर से देखें तो जम्मू कश्मीर, उसके नीचे है तो पंजाब, उसके नीचे है तो राजस्थान, और उसके नीचे है तो गुजरात। ये लगता है पंजाब, ये लगता है पाकिस्तान से। अब बात आती है चाइना की, तो ध्यान देते हैं कि ऊपर में जम्मू कश्मीर, उसके बगल में हिमाचल प्रदेश, और उसके थोड़ा सा नीचे उत्तराखंड, और उसके बगल यहाँ से जब आप बढ़ेंगे तो नेपाल का रीजन आएगा, और उसके जस्ट बगल में आप जाएंगे तो सिक्किम पड़ेगा। तो भारतीय राज्य हो गया सिक्किम, और उससे बगल में जाएंगे तो भूटान, और भूटान के थोड़ा सा बगल में जाएंगे तो वहाँ से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की, किसके साथ? चीन के साथ। तो ये चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपके घर में अगर मैप है तो उस पर जरूर देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत सारा प्रश्न लगातार मैप देखने से ही आपको विजुअल होने लगता है, ठीक है। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किन देशों ने जीता है? उत्तर है बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया और रूस। अब ध्यान देंगे कि बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया और रूस क्या जीते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। तो ये देता कौन है या फिर इसकी घोषणा कौन करता है? ठीक, तो ध्यान देंगे कि कमिटी ऑफ प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट, कौन? कमिटी ऑफ प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट इसकी घोषणा करता है। अब जैसे बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया और रूस के रिगार्डिंग उसने घोषणा किया है, तो बांग्लादेश से किसके लिए किया है? तो बांग्लादेश से शाहिदुल आलम है, ईरान से कौन है? मोहम्मद मोसेद, नाइजीरिया से डोपो ओल्यूर्न्योमी, कौन? डोपो ओल्यूर्न्योमी, और रसिया से कौन है? स्वेतलाना प्राकोपायवा, कौन? स्वेतलाना प्राकोपायवा। अब ध्यान देंगे एक चीज कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। इससे जो रिलेटेड चीज है उनको एक बार आपको भी रिवीजन करना चाहिए। ईरान की राजधानी तेहरान, नाइजीरिया की राजधानी एक नई है इसलिए आप इसको ज्यादा ध्यान देंगे, नाइजीरिया की राजधानी लागोस, और रसिया की सबको पता है मॉस्को। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि एक फ्रीडम अवार्ड, एक इसी तरह का और अवार्ड का घोषणा किया गया, वो है जो व्यक्ति हैं अमल क्लूनी, कौन? अमल क्लूनी एक व्यक्ति हैं, इनको ग्वेन ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अमल क्लूनी को ग्वेन ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाना है। अब जैसे मैंने बात किया था कमिटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट का, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ है आपको पता है? यूएस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किस तिथि से प्रभावित होगी? उत्तर है 20 जुलाई 2020, और इस प्रश्न का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले डेली वीडियो संख्या 294 में आपको दिया है। जैसे कि मैंने बताया था कि 1986 में इसी तरह का एक कानून बना था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने की वजह से जो भ्रामक प्रचार आते हैं उन पे कंट्रोल पाने के लिए, ताकि जो उपभोक्ता हैं वो ठगे न जा सके, इस कानून को पारित किया गया है। तो उसी का ये एक प्रारूप है, लेकिन संशोधित प्रारूप है, और इसमें कुछ नई चीजें भी ऐड की गई हैं, लेकिन 1986 के बेस पर भी यह बना हुआ है। ध्यान देंगे कि आपको अगर इसका और बेहतर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो पीछे का वीडियो देख ले, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रत्येक वर्ष कब से 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 1966। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान देंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 जुलाई 1924 में, ठीक, पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1924 में। कहां पर? पेरिस में। लेकिन यहां पे देखिए प्रश्न जो है
उसका उत्तर 1966 कैसे है? तो हुआ क्या था कि 20 जुलाई 1966 से वर्ल्ड चेस डे ठीक मनाया जाता है। स्थापना कब हुआ था? 1924 में, लेकिन इसको सेलिब्रेट करने की प्रक्रिया कब आई? 1966 से। ठीक है, किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा। इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस मनाने के लिए जो इसके शीर्ष शतरंज खिलाड़ी हैं, यानी कि जो रेपुटेड शतरंज खिलाड़ी हैं, जो हायर रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम, जिसको आप आभासी कार्यक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल कार्यक्रम, क्या? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर, एक कार्यक्रम रखा है जिसमें इसके शीर्ष खिलाड़ी क्या करेंगे? भाग लेंगे। बढ़ते अपने इसी में एक बात और भी आपको ध्यान देना होगा कि इसमें एक वर्ड आया हुआ है यूएन, ठीक है। तो यूएन के महासचिव कौन है? जैसे मैंने अभी डिटेल जब बता रखा था तो बता रहा था कि 1924 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, तो यूएन के महासचिव कौन है? आप जरूर रिपीट करें, कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। एक बात और भी यहां से ध्यान देते हैं कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? आर्कडी डर्वोकोविच। कौन है? आर्कडी डर्वोकोविच। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 2022 तक कौन सा राज्य प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला भारतीय राज्य होगा? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अब ध्यान देंगे आप कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित मुख्यमंत्री सबको पता होता है और राज्यपाल भी लगभग, क्योंकि वो चीजें बार बार हम रिपीट करते हैं। तो इस बार आपके साथ हिमाचल प्रदेश से कौन सा देश या फिर भारत की हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा राज्य लगता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश से लगता है एकमात्र पड़ोसी देश कौन? वो है चाइना। और हिमाचल प्रदेश से लगने वाले भारतीय राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कुछ लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर तो राज्य नहीं रहा, तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो चुका है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता है कि जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं और इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, क्योंकि जो ये यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल ही नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो एक बात और भी आप ध्यान दें यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और वहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इतनी जानकारी इस प्रश्न में मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर कितने फॉलोअर हो गए? उत्तर है 6 करोड़। अब जब बात ट्विटर की आई है तो ट्विटर से संबंधित कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉर्से। कौन है? सीईओ हैं जैक डॉर्से। जबकि अगर फाउंडर की बात करें तो फाउंडर इसके एक लोग नहीं थे, ठीक है। फाउंडर में जैसे कुछ 3-4 लोगों का नाम आता है, जैसे जैक डॉर्से, नोआ हगलास, बिस स्टोन और इवन विलियम का, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में सीईओ ही पूछा जा सकता है, तो सीईओ ध्यान रखेंगे जैक डॉर्से। हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया का है? यूएस, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि ये फाउंडेड कब हुआ था, यानी इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? उत्तर होगा 21 मार्च 2006 और उसी वर्ष 15 जुलाई 2006 को इसको लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय नेता के ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोअर हैं? उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कितने हैं? तो 8.5 करोड़, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री से लगभग 2.5 करोड़ ज्यादा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने किस देश एवं FAO के साथ 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए सह मेजबानी की है? उत्तर है चिली। अब ध्यान देंगे FAO एक टर्म आया है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह किसके अधीन है? तो ये अधीन है, अर्थात किसके अंतर्गत है या फिर किसके अंदर है? तो यूनाइटेड नेशन के अधीन ही यह कार्य करता है, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि इसका कार्य क्या है।
तो यह विकासशील देशों को बदलती तकनीक जैसे कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व और खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अब जब बात FAO की आई है तो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है? चू डोंगयू। कौन है? चू डोंगयू। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को, यानी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। और हेडक्वार्टर का है रोम, यानी और रोम का है इटली। एक बात और भी नोट करके ध्यान देंगे आप कि स्थापना इसकी जो हुई थी शुरुआत में वो क्यूबेक शहर के कनाडा में हुआ था। ठीक है, यानी क्यूबेक कनाडा में हुआ था। और उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो हेडक्वार्टर है अर्थात मुख्यालय है वो कहाँ रखा गया था? वाशिंगटन में। ठीक है, जबकि वर्तमान में इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले पढ़े, रोम कर दिया गया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? उत्तर है ब्रेट ली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स अड्डा क्या है? यह एक भारतीय समाचार एवं सूचना प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किस कंपनी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है? ठीक, उत्तर है अल्फाबेट इंक। अब देखिए कुछ दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले हमने आपसे ये प्रश्न साझा किया था कि रिलायंस जियो का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी वो हिस्सेदारी बेच रहा है और लगभग उसे 2.5 लाख करोड़ तक के पैसे को अर्न करने का या जमा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वो लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए अपनी हिस्सेदारी बेच करके जुटा चुका है और लगभग 33% तक की हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। वहां पे मैंने क्या कहा था कि 7.73% की हिस्सेदारी, ठीक, लगभग 37,000 करोड़ रुपए में, ठीक, गूगल ने खरीदा था। और यहां हम करें अल्फाबेट इंक, तो एक बात ध्यान देंगे कि गूगल की ही पेरेंट कंपनी है कौन? अल्फाबेट इंक। तो अगर ऑप्शन में गूगल हो तो भी सही है और ऑप्शन में अगर अल्फाबेट इंक हो तो भी सही है। अब जैसे देखिए यहां बात आती है जैसे ही गूगल की, ठीक, तो एक बात आप ध्यान देंगे कि आपको पता होगा कि गूगल के जो फाउंडर हैं वो 2 लोग रहे। कौन कौन? एक लैरी पेज, ठीक है, जो कि अमेरिकन कंप्यूटर एंड साइंस से हैं, और एक रहे सर्जरी बिन, ठीक है, जबकि इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और ध्यान देंगे आप कि जो सुंदर पिचाई हैं इन्हीं के अंतर्गत ये कौन है? अल्फाबेट इंक कंपनी, ठीक है, जो कि गूगल की क्या है? पेरेंट कंपनी। तो हम जो डायरेक्ट गूगल के सीईओ पढ़ते हैं सुंदर पिचाई, तो वो वास्तव में अल्फाबेट इंक के ही सीईओ हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी टिपिकल बात जरूर थी लेकिन आपको जानना जरूरी था, इसलिए हमने इस चीज़ों को शब्दशः आपके सामने रखा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ भी गए होंगे। साथ ही साथ जो रिलायंस के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का शेयर बेचने की बात की जा रही है उसको समझने के लिए आप पीछे का वीडियो जा करके और देख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किसने वायरस से लड़ने हेतु पोस्ट कोविड कोच विकसित की है? उत्तर है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। मुकेश अंबानी को 7वें स्थान पर धकेलने वाले दुनिया का 6ठा अमीर कौन है? उत्तर है लैरी पेज। हाँ, वही लैरी पेज जिनकी बात अभी हम कुछ देर पहले कर रहे थे, जो कि गूगल के फाउंडर भी हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? उत्तर है ट्यूनीशिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कुछ देश ऐसे होते हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर होती है, इसलिए हम वैसे प्रश्नों पर आपके साथ कोई डिटेल चर्चा नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देश का पहला केबल रेल पुल अंजीखड किनको आपस में जोड़ेगा? उत्तर है कटरा एवं रियासी, और ये जगह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब ध्यान देंगे कि अंजीखड से एक एक छोटे छोटे फैक्ट्स हमने डेली डोज संख्या 293 के प्रश्न संख्या 3 में डिस्कस किया है। वहां पर हमने ये भी बताया है कि इस
जो केबल रेल पुल है कितने उसमें केबल हैं, सबसे लंबी केबल की ऊंचाई कितनी है, इन सभी चीज़ों पर हमने डिस्कस करा है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ से जाकर ये चीज़ इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न को दोबारा रिपीट करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हम आपको वो कंटेंट नहीं दे पाएंगे जो हम उम्मीद रखते हैं या फिर आप जो हमसे उम्मीद करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। केंद्रीय शिक्षा विभाग ने किस नाम से डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश जारी किए? उत्तर है प्रज्ञाता। हमने इसको भी डेली डोज संख्या 293 में डिस्कस कर रखा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। फॉर्म 26A का संबंध किस संगठन से है? उत्तर है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। हाल ही में किस देश ने G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? उत्तर है सऊदी अरब। अब जैसे ही बात सऊदी अरब की आती है तो पहले हम यहाँ पे जो G20 की बात है उसको जानते हैं। ध्यान देंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत G20 का यह तीसरी बार बैठक है। ठीक है, जिसमें जो पार्टिसिपेंट हैं G20 यानी 20 देशों के वित्त मंत्री और उनके केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स वहां उपस्थित हुए थे, जिस पे मुख्य चर्चा का विषय था कि कोविड-19 की वजह से जो सबकी आर्थिक स्थिति जो पटरी पे नहीं है या फिर इस कोविड-19 की महामारी के संकट से कैसे लड़ते हुए अपने देश के डेवलपमेंट को भी मेंटेन किया जाए। और इस क्रम में भारत की तरफ से हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया। ठीक है, एक बात और भी यहाँ पे ध्यान देंगे कि निर्मला सीतारमण जी ने इस G20 में हमारे यहाँ जो अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हुई थी कोविड-19 महामारी के लिए। ठीक, तो उसमें मुख्य तौर पे ध्यान में रखा गया था कि जो MSME यानी जो छोटे लघु उद्योग हैं उनके वो डैमेज ना हो पाए। ठीक, क्योंकि कोविड-19 की वजह से देश में अचानक लॉकडाउन हुआ। ठीक, और उस लॉकडाउन में सारे रोजगार रुक गए, तो उनको पटरी पर लाने के लिए MSME को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई थी, जिसको मैंने पीछे की वीडियोस में चर्चा किया हुआ है। ठीक, साथ ही साथ कृषि पे भी बहुत बड़ा स्टेप लिया गया और ग्रामीण रोजगार गारंटी उपाय पे और इसके अलावा लोकल चीज़ों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया इस पैकेज में। तो इन सब चीज़ों के बारे में G20 में निर्मला सीतारमण जी ने रखा और बताया लोगों को कि हम अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि प्रश्न सिर्फ एक ही बनता है यहाँ से कि ये बैठक कहाँ हुई? सऊदी अरब में। भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया? निर्मला सीतारमण। या फिर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसमें कौन भाग लेते हैं? तो जो वित्त मंत्री हैं वो, साथ ही साथ जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं वो। अब G20 में कौन कौन शामिल होते हैं? तो G20 में 19 देश शामिल होते हैं और एक शामिल होता है यूरोपीय संघ। कौन शामिल होता है? यूरोपीय संघ। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 और इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? शिंजो अबे। तो इस तरीके से 19 प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपको मिला। 20वां प्रश्न है, भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व हेतु किस देश के साथ समझौता किया? उत्तर है अमेरिका। ठीक है, तो ये रहे आज के डेली डोज के प्रश्न। अब मैंने पिछले रोज आपसे एक प्रश्न पूछा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न याद भी होगा। ठीक, जिसका उत्तर है क्या कि एक भी बार यह घटना नहीं हुई थी। अब आज आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जाते हैं कि धान गेहूं की खेती हेतु मानक तापमान एवं वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीद करते हैं कि आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो गूगल कीजिए, वहां से ढूंढ करके और इसके एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास कीजिए। वैसे आपको पता है कि धान जो है वो कौन सा फसल होता है? खरीफ। और गेहूं जो है वो कौन सा फसल है? रबी फसल है। तो दोनों के लिए अलग अलग तापमान भी चाहिए और दोनों के लिए अलग अलग लेवल पे वर्षा का भी होना जरूरी पड़ता है। तो दोनों का जवाब अलग अलग होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए
आप गूगल सर्च करेंगे और वहाँ से चीज़ों को पढ़ के आप कमेंट में जरूर इस बात को लिखेंगे। फिर मिलेंगे अगली डेली डोज संख्या 297 में। तब तक आप आराम से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।